नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। दरअसल आजकल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड काफ़ी चर्चा में है। ज़्यादातर निवेश सलाहकार इसमें निवेश की सलाह देते रहते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को डायनामिक इक्विटी एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, कैसे काम करता है ये फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करना कितना फायदेमंद है, कितना कारगर है, क्या ये निवेशकों को कम जोखिम में हाई रिटर्न दे सकता है, बाकी फंड से ये किन मायनों में खास है। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर एनसी माहेश्वरी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं फार साइड ग्रुप के। आप दोनों ही मेहमानों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ते रहे हैं। आप दोनों का ही एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मनी मंत्रा में। धीरेन्द्र जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल कि ये जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो नए निवेशक हैं उनकी जानकारी के लिए और बाकी दर्शकों के लिए भी, ये क्या है, किस तरह का फंड है ये? आमतौर पे जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड ढेर तरीके के होते हैं और उनका उद्देश्य होता है, और ये जो सारा अंतर है ये इस पे निर्भर करता है कि वो फंड कहाँ लगाता है। आप एक फंड में पैसा लगाते हैं और वो फंड कहीं पैसा लगाता है। ये फंड जो बैलेंस एडवांटेज है, जैसे जब कोई भी आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो ये सारा पैसा शेयर्स में लगता है, और ये बाजार का जो उतार चढ़ाव है ये नए निवेशकों के लिए बहुत ही डरावना होता है। अगर किसी ने पैसा लगाया होता और कल जिस तरह बाजार का रुख था उसमें अगर एक नया निवेशक है उसके लिए बहुत ही ये डराने वाला है। अगर आपका लगाया हुआ 1 लाख रुपया अगर घट करके एक दिन में अगर 95,000 रुपया हो जाए, 2-4 दिन में अगर ये 10% गिर जाए, जो कि बहुत ही आम बात है इक्विटी मार्केट में, तो ये निवेशकों को हमेशा के लिए बाहर कर देगा। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इस चीज को एड्रेस करने के लिए काफी पैसा इक्विटी में लगता है, काफी पैसा डेट में लगता है, और यहाँ पे फंड मैनेजर को काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करे कि एक सर्टेन परसेंटेज इक्विटी में लगाए या डेट में लगाए। ये जरूरी नहीं है कि 50% इक्विटी में 50% डेट में, बल्कि सब्सटैंशियली डेट में, सब्सटैंशियली इक्विटी में, और 20-30% फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि उसको ये पैसा कहाँ लगाना है। इसका एडवांटेज क्या है कि जब बाजार गिरता है तो ये फंड बहुत गिरता नहीं है, जब चढ़ता है तो रीजनेबली चढ़ भी पाता है। हाँ, एक ऑल इक्विटी फंड के तुलना में बिल्कुल चलते बाजार में ये शायद कम चढ़े, कम बढ़त हो, कम वृद्धि हो, लेकिन ये नए निवेशक डर के बाजार से भाग न जाए उनके लिए ये बना हुआ है, और उस तरह से इस फंड को चलाया जाता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। माहेश्वरी जी, आपको मैं लाना चाहूँगा चर्चा में। और जिस तरह कि आप जान रहे हैं कि मार्केट में इन दिनों उतार चढ़ाव का दौर जारी है, सेंसेक्स में गिरावट है, शेयर मार्केट में गिरावट है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। ऐसे माहौल में जो निवेशक हैं वो उनके लिए ये किस तरह का ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? देखिए, जैसे धीरेन्द्र जी ने बताया, ये काफी बेहतरीन और अच्छे ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा इसी चर्चा को बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड अभी इंडिया में ही करीब 2500 स्कीम है, 43 से ज्यादा हमारी एएमसी है। तो इन्वेस्टर्स को भी बड़ी भ्रांति हो गई है, उनको भी एक सोच, अच्छा गाइडेंस के लिए जरूरत है कि किस म्यूचुअल फंड को लें। म्यूचुअल फंड का ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि उनका सारा रिस्क खत्म हो गया है। म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और जो मार्केट का जोखिम है वो म्यूचुअल फंड में भी है, लेकिन उससे हमें उसको बेटरमेंट कैसे किया जा सकता है, उसको हेजिंग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 या 4 स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं, जिसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है ताकि इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन अच्छी तरह से ले पाए। सबसे पहला कि या तो वो सारे इक्विटी बेस होते हैं, या टोटल डेट बेस या मनी मार्केट होते हैं, या हाइब्रिड का मतलब है जो कि सेबी ने अपने अपने ढंग से अलग था, जहां पे वो लोन पे भी करते हैं, डेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इक्विटी में भी करते हैं। लेकिन अपने अपने रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी परसेंटेज अलग रखी हुई है कि किसी फंड में इक्विटी कितना होगा और किसी फंड में डेट कितना होगा। अब जो आइडियल बैलेंस फंड है वो एक्स्ट्रा क्या काम कर रहा है, ये तो फ्लेक्सी फंड पहले भी कर रहा था, बैलेंस फंड पहले भी कर रहा था,
अब इन्होंने जो डायनेमिज्म फंड की बात कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया कि अगर 60% हम इक्विटी में रखेंगे, 40% डेट में रखेंगे, तो जब मार्केट एकदम तेजी से बढ़ती है तो उसका अगर हम टोटल पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 60% से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ऑटोमेटिकली एक सिग्नल मिल गया कि आपको थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकालना है और डेट फंड की तरफ मूव करना है। तो ये जो कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट है डेट फंड से इक्विटी में, अगर मार्केट लो हो और अगर मार्केट ज्यादा बढ़ रही हो तो इक्विटी से है, तो ये बैलेंस फंड का, डायनेमिक फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब भी एक निवेशक काम करता है उसके साथ समस्या क्या होती है, कई बार फंड तो बड़ा अच्छा ले लेता है लेकिन उसको एग्जिट कब करना है ये नहीं समझ पाता। तो ये एक डायनेमिक जो फंड है ऑटोमेटिक एग्जिट करता रहता है। इसमें हमें एक चीज और समझनी है कि अगर हम 2500 स्कीम की बात करें, अगर हम मार्केट में, अगर हम कोई फंड मैनेजर नहीं भी होता, अगर हम सिंपल ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम बेंचमार्किंग कहते हैं, हर जो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम आती है उसके साथ एक कोई ना कोई बेंचमार्क होता है कि ये निफ्टी को 50 को करेगी, लार्ज कैप को करेगी, सेंसेक्स को करेगी, फोकस फंड होगा, क्या होगा, क्या जो इतने फंड मैनेजर हैं वो क्या हम म्यूचुअल फंड उनको बीट कर पाते हैं? अगर हम पिछले 2 साल का ही स्टैटिस्टिक्स लें तो करीब लार्ज कैप में खाली 10% ही स्कीम है जो बेसिक ईटीएफ को बीट कर पाई है, और मिड कैप में और बाकियों में करीब 28% ही स्कीम है जो कि मार्केट रिटर्न से बेटर रिटर्न दे पाई है। इसका मतलब है कि 70% जो स्कीम्स हैं वो मार्केट को अचीव नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब जब मार्केट, जैसे भी धीरेन्द्र जी ने बोला, जैसे कल करेक्शन हो गई या आने वाले टाइम में अगर कोई और थोड़ा सा रिस्क बढ़ा और 1-2 करेक्शन और आ गई तो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो यहाँ पे डायनेमिक जो फंड है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट का काम करता है कि वो फंड को रीबैलेंसिंग करता चला जाता है, तो लॉस के केस में वो ऑटोमेटिक हेजिंग कर देता है। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें निवेशक को समझानी है। ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र जी, अभी तक का जो, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, अनुभव की बात करूं, इस तरह के फंड का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में? इन फंड्स का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है, खासकर गिरते बाजार में ये फंड बड़े अच्छे लगते हैं और चढ़ते बाजार में भी रीजनेबली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन अगर इसको इन फंड्स को बेचा जाता है या निवेशक जो लेता है, उसके लिए बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो बाजार से डर के ना निकले, क्योंकि निवेशकों के लिए बाजार में बने रहना बहुत जरूरी है पैसा बनाने के लिए। और आम फंड में पैसा लगाने के लिए बाजार का जो कैरेक्टर है वो नहीं बदलेगा, बाजार जैसा है वैसा ही रहेगा, बहुत रफ्तार से बढ़ेगा, बहुत रफ्तार से गिरेगा। और बाजार का जो खासकर ये जो ये बढ़ने और गिरने का जो दौर है, ये इससे तो लोग परिचित हो जाते हैं। लेकिन जो इसका एक नए निवेशक के लिए सबसे डराने वाला चीज क्या होता है कि बाजार हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है और लिफ्ट, जैसे कहा जाता है कि सीढ़ियों से बाजार जाता है और लिफ्ट से वापस आता है। तो ये जो बहुत तेजी से जो गिरता है वो निवेशकों के लिए बहुत डराने वाला होता है। और उस वजह से नए निवेशक के लिए, और भारत में अधिकतर निवेशक नए हैं, आम निवेशक है, छोटे निवेशक है जो 5,000-10,000 रुपए से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बने रहने के लिए ये तो इनका प्रदर्शन अच्छा है। ये और अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो माहेश्वरी साहब बता रहे थे कि ये जो इक्विटी और डेट में रीबैलेंसिंग करना, और मैं नहीं मानता हूँ, ये जो फंड मैनेजर्स का क्लेम है कि वो समय के हिसाब से किस समय इक्विटी में लगाना चाहिए, किस समय नहीं लगाना चाहिए, इसके वजह से वो एलोकेट कर पाते हैं, इसके वजह से बहुत फंड्स को फायदा नहीं हुआ है। हम बहुत बारीकी से इन फंड के प्रदर्शन को देखते हैं और देखते हैं कि इन फंड का प्रदर्शन कहाँ से आ रहा है। तो इन फंड्स का अधिकतर, और किसी भी फंड का प्रदर्शन अंडरलाइन के परफॉर्मेंस की वजह से होता है, एलोकेशन की वजह से होता है कि कितना डिसिप्लिन यहाँ जरूर मैटर करता है। फंड मैनेजर्स का कॉल कई बार काम नहीं करता है या उसमें काफी समय लग जाता है साबित होने में। तो ये फंड मैनेजर, ये फंड निवेशकों को बने रहने में जरूर मदद करता है, क्योंकि निवेशक बहुत रफ्तार से निकल जाते हैं, तो इसमें जिससे उनका जी आप जैसे जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उसमें इस तरह के फंड होने चाहिए, जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह का फंड शुरुआती निवेशक के पास ही हो, केवल ऐसा ही फंड होना चाहिए, बल्कि ना कि इक्विटी फंड हो। क्योंकि इक्विटी, हम कुछ भी कह लें, भारत एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर का देश है,
यहाँ पे हर एक आदमी बैंक का डिपॉजिट, और उसको भरोसा रहता है कि उसको निश्चित आमदनी में बड़ा भरोसा है, और ये बहुत आम तौर पे उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस का सारा स्कीम पूरी बहुत सुरक्षित तरीके से उनको पैसा मिल पाता है। जब वो बाजार में आता है तो इस उतार चढ़ाव के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है, भले ही वो कि उसको कितना भी समझा दिया जाए कि ये बाजार, ये जो स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आप ये बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जब उतार चढ़ाव के बीच में आप होते हैं तब आपको बहुत डर लगता है। आप जब देखते हैं कि आपका लगाया हुआ 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तुरंत तेजी से 10%, 5% गिर गया है, तो हर शुरुआती निवेशक को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी वो निवेशक चाहे कितना भी बताए कि वो बहुत बहादुर है, ये उतार चढ़ाव को झेल पाए। ठीक है, लेकिन माहेश्वरी जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो फंड होते हैं वो दरअसल इन हाउस प्राइस टू बुक मॉडल का पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जरा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, ये काफी टेक्निकल इशू है जिसको मुझे लगता है इन्वेस्टर से ज्यादा इसका रूल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि लेमैन के हिसाब से अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर मुझे 60 रुपए इक्विटी पे रखने हैं और 40 रुपए डेट फंड में रखने हैं, और मेरी आज जो मैंने शेयर्स खरीदे थे उस 60 रुपए की वैल्यू 65 रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है 65 और 40 मिलके 105 रुपए का हो गया, जबकि मेरी रेशो होनी चाहिए थी 60-40, और जबकि मेरी रेशो हो गई है इस समय 63 और 40। तो मैं क्या करूंगा, 3.5% इक्विटी को बेच के डेट फंड में शिफ्ट कर दूंगा, ताकि मेरी जो रेशो है 105 जो मेरे इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वो दोबारा 60 और 40 की रेशो में आ जाए। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें, अगर ये मेरी वैल्यू जो 60 रुपए की थी इक्विटी में वो घट के 55 रुपए रह गई, इसका मतलब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 95 हो गई। 95 में मेरा 55 इक्विटी है, जबकि मुझे 60% इक्विटी करना चाहिए था। इसका मतलब है इक्विटी मेरे 57 होनी चाहिए थी। इसका मतलब है 2 और 2.5 3 रुपए की इक्विटी और ले लूंगा। इसको एक ब्रॉडली अगर हम इस ढंग से समझे, बाकी तो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो हम कभी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आप एज इन्वेस्टर के हिसाब से मैं जो इस पे एक छोटा सा मुद्दा समझाना चाहता हूँ वो है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप इक्विटी में करें, म्यूचुअल फंड में करें, आप लार्ज कैप में करें, एडवांटेज फंड में करें, बेसिक 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। जैसे भी धीरेन्द्र जी ने बोला कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इन्वेस्टमेंट है, ये अर्निंग नहीं है। हमें वेल्थ क्रिएशन और इनकम क्रिएशन को समझना पड़ेगा। तो हमें पहला कंसेप्ट है कि हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के मॉडल को अपनाना है, आप चाहे एक्स मॉडल में जाए या वाई मॉडल में जाए। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को, हम इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं, सब लोगों को समझा देते हैं, लोग जुट भी जाते हैं। तो जो सेकंड अहम मुद्दा है जो कि कहलाता है फाइनेंशियल एलोकेशन, जहां हम बात कर रहे हैं कि ये बैलेंस में आए, लार्ज कैप में आए, डेट फंड में आए, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है जिसको अपने पोर्टफोलियो को, अपने टोटल निवेश सूची को हमने किस ढंग से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या मेरा रिस्क प्रोफाइल है, मेरी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से चलते हुए मुझे अपने उसको एलोकेशन करना है। अब ये एलोकेशन का काम एक इन्वेस्टर के लिए काफी टीडियस है। हम उनको कितना भी समझा दें, मार्केट को फॉलो करना, इंटरेस्ट रेट को फॉलो करना, इंटरनेशनल चीज को फॉलो करना, वो कहना तो इजी लगता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए उसको समझना और उसको करना बड़ा मुश्किल है। तो जो बैलेंस फंड का एडवांटेज है कि ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग कर रहा है। वो डेट फंड में कब पैसा निकाल के इक्विटी में डालना है, इक्विटी से कब निकाल के इसमें डालना है, बैलेंसिंग हो जाती है, तो एलोकेशन में काम आ जाता है। तो सबसे जो थर्ड इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, जो कि इस वक्त कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न जो है वो 2 हिस्से में है। पहला जो है जो हमारा बैलेंस जी जो पहला प्रश्न है वो है कि जो BF हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हर इंसान का अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो चाहता है कि डेट और इक्विटी में लगाए। तो ये क्या पोर्टफोलियो बनाते समय फंड मैनेजर को किसी तरीके से बताना चाहिए, जो हमें लेजिस्लेट कर देना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट इसमें इस तरह से हो सकती है और वो बेनिफिशियल है? और दूसरा जो इससे एसोसिएटेड सवाल है कि जो ऑनलाइन जो हम करवाते हैं, फंड मैनेजर्स कराते हैं, क्या उसमें डिजी लॉकर का एक्सेस देना करेक्ट है या नहीं है? ठीक है, धीरेन्द्र जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक तो कि ये जब म्यूचुअल फंड है इसमें आपके लिए क्या उचित है ये आप निर्धारित नहीं कर सकते। उस हिसाब से आप अपने फंड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए अपनी जरूरत के लिए, ये पैसे आपके शॉर्ट टर्म है, ये पैसे आपके मीडियम टर्म है,
ये पैसा आपको 5 साल के अंदर चाहिए, ये पैसा आपको अगले 1 साल में चाहिए, वो पैसा आप उस तरह के उचित फंड में या अपने बैंक में पैसा रखें। ये फंड इस तरह से ये फंड ऐसा चलाया जाता है जो कि सारे इन्वेस्टर्स के लिए बराबर है। जैसा महेश्वरी जी बता रहे थे कि ये जो पैसा है, ये इसको जब लगाया जाता है, जो डायनामिज्म है, आपको जैसे पता है कि बाजार से पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि आप सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए, और सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, इसके लिए बहुत सारे नियम निर्धारित किए हुए हैं और वो हमेशा बहुत कारगर तरीके से काम नहीं करते। कई बार लोग देखते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत महंगा है, डेट टू जीडीपी, अगर हमारे जीडीपी की तुलना में मार्केट कैप टू जीडीपी एक दूसरा रेशियो है। आमतौर पे लोग इस तरह के बहुत सारे सिग्नल्स हैं, लोग देखते हैं कि बाजार महंगा कब, और बाजार महंगा का प्राइस टू बुक वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो बुक वैल्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक कंपनी का जो अकाउंटिंग के हिसाब से जो बुक वैल्यू है, जिस दाम पे सब चीजों को खरीदा गया था, उसका पर यूनिट बेसिस पे क्या स्थिति है और उसकी तुलना में ये कहाँ पे है, तो उस हिसाब से फंड मैनेजर निर्धारित करता है। जैसा शुरुआत में मैं बता रहा था कि बैलेंस्ड एडवांटेज ये एक फिक्स्ड एलोकेशन फंड नहीं है। ये फंड ऐसा नहीं है जो कि 50% इक्विटी 50% डेट में लगा रहे। ये 40% इक्विटी 40% डेट, और बाकी जो भी ये इक्विटी में ज्यादा रहेगा या कि डेट में ज्यादा रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार अभी महंगा है या सस्ता है। और तो उस हिसाब से, और सारे फंड्स के साथ तो ऐसे होते होंगे ना धीरेन्द्र सर? सारे फंड में आप जब पैसा लगाएंगे तो आपके लिए खास तरीके से ये फंड कस्टमाइज नहीं होता है। हाँ, वही तो ये तो सारे फंड्स के साथ ऐसा ही, इसी फॉर्मूले पे जो मैनेजर्स है वो काम करते होंगे। जी, सबका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग अलग होता है। चूंकि हर एक फंड मैनेजर का रुख बाजार के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग के हिसाब से अभी बाजार बहुत महंगा, शायद उतना नहीं हो जितना कि दूसरे लोग सोच रहे हो कि बहुत महंगा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, और वो बिल्कुल कंक्लूसिव चीज नहीं है। कई बार प्राइस टू बुक वैल्यू बाजार बहुत महंगा रहता है, दिखता है, और बाजार महंगा रह जाता है। तो वैसी स्थिति में फंड को थोड़ा नुकसान भी होता है। बाजार अगर लगातार चलता जाए और लोगों को लगे कि वो महंगा है, इस वजह से वो अपना इक्विटी अगर कम रखते हैं, और इस तरह के मॉडल्स का, मैकेनिकल मॉडल्स का फंड मैनेजर अपनी सोच के साथ भी कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि बाजार बहुत महंगा दिख रहा था जब 2002 में बाजार बहुत नीचे था, और 2002 से 2008 तक का जो बाजार की वृद्धि थी वो बहुत रफ्तार से करीब 3000 से बढ़ते बढ़ते बाजार 20,000 पहुंच गया था। उस समय पूरे समय बाजार महंगा था, और अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में लगाते तो फंड मैनेजर अपना इक्विटी का एलोकेशन कम रखता, लेकिन उसमें भी निवेशकों को फायदा होता, क्योंकि ये फंड कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये इक्विटी में पूरी तरह है या नहीं है। ये सब रीजनेबली इक्विटी में हमेशा होते ही है। जी सर, चलिए सर, इस पे हम आएंगे और भी पहलुओं में बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र और आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। माहेश्वरी जी, मेरा अब अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी अपनी बुद्धि, उनका अपना विवेक, वो किस तरह से अलग अलग उसको लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो निवेशक हैं क्या उन्हें कितने साल का कम से कम वेट करना चाहिए एक अच्छे रिटर्न पाने के लिए? कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, इसका कोई साइंटिफिक या रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको 2 साल ही वेट करना है, 3 करना है या 5 करना है। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, अगर हम उसको देखें तो अगर किसी भी इन्वेस्टर ने, हमने पिछले एक बार करीब 30 इयर्स का डाटा देखा, तो उसमें हमने ये पाया कि अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 4 साल से ज्यादा का कंटिन्यूअस निवेश किया है, तो डिस्पाइट इतने उतार चढ़ाव के, इतनी वोलेटिलिटी होने के बाद भी उसकी जो रिटर्न आई वो कम से कम फिक्स इनकम जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे 2 या 3% से ज्यादा आई है। लेकिन ये साइक्लिक है। कई बार आप पिछले 2 साल की बात करें तो आपको 100% रिटर्न आ गई, अगर आप उससे पहले की बात करें तो हो सकता है 2 साल रिटर्न आई ना हो। तो लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो शायद ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन मिनिमम अगर 4 साल रखें तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, और जो मैंने पीछे डाटा स्टडी किया है, कि 4 साल मिनिमम अगर आपकी कंटिन्यूअस रही है, अगर 4 से 7 साल है तो आपकी रिटर्न 15% से एक्सीड है। लेकिन अगर 4 साल भी इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी 6% रेट है, कभी 8 है, कभी 10 है, पर हमेशा उसको बीट कर जाता है। तो मिनिमम 4 साल आप मान के चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हमारे साथ संजय जी हैं जो कि इस वक्त रांची से फोन लाइन पे मौजूद है। संजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, बोल रहे हैं सर कि मान लीजिए कि इन्वेस्ट हम करते हैं किसी भी फंड में, तो क्या देख करके और किस प्रकार से करें? जैसे कि कुछ SIP में SBI का चल रहा है, हमारा NJ में भी अभी हम 1.5 लाख रुपया का इन्वेस्ट किए हुए हैं, 1 टाइम किए हुए हैं सर। तो मान लीजिए कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट यदि हमें करना रहे तो इसमें क्या बेनिफिट है और क्या देख करके हम करें कि मतलब सही जगह पे हमारा पैसा का ग्रोथ सही हो? धीरेन जी। एक तो कि डायरेक्ट और रेगुलर, जब भी आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपके पास विकल्प है कि आप किसी की मदद लें। जब आप मदद लेते हैं तो वो रेगुलर प्लान है, उसकी वजह से और रेगुलर प्लान जो आपकी मदद कर रहा है उसको जो फी मिलता है, जो कमीशन मिलता है, वो आपके ज़्यादा फी की वजह से मिलता है। तो ये आम तौर पे ये निर्भर करता है कि आधे प्रतिशत से 1.25% तक हो, और जो आधे प्रतिशत से 1.25% उसको कमीशन मिलता है वो आपके रिटर्न को कम करता है। 5-7 साल में, 10 साल में जब आप पैसा लगा हुआ पैसा 0.5% या 1% जिसका कंपाउंडिंग का असर काफी ज्यादा हो जाता है, तो डायरेक्ट प्लान सस्ते हैं और वो रिटर्न आपका बढ़ाते हैं। और आपको कैसे फंड चुनना चाहिए? फंड चुनने के लिए यही है कि इस तरह के फंड में जब आप पैसा लगाएं तो देखें कि कौन सा फंड है जिसका कि कुछ हिस्ट्री है। म्यूचुअल फंड में तो केवल यही है कि आप देख सकते हैं कि गिरते बाजार, और एक जरूरी बात यह है कि हाल फिलहाल या पिछले दिनों में या कई सालों में किस तरह का रिटर्न मिला है, वो रिटर्न उस रिटर्न की उम्मीद करते हुए ना देखें, क्योंकि ये बिल्कुल बदलता हुआ कॉन्टेक्स्ट है। हम जैसा माहेश्वरी साहब बता रहे थे कि फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, और 4-5 साल की अवधि में उससे ज्यादा रिटर्न मिला है, जो कि अधिकतर निवेशकों को को बड़ी खुशी होगी कि उसको फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन इन दिनों आजकल जिस तरह से फिक्स्ड इनकम का रिटर्न ही बहुत गिर गया है, बैंक डिपॉजिट का रेट अगर 5% हो जाए तो आपको 7%, 8% रिटर्न देने वाला फंड बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन और चूंकि ये बदलता रहता है, 4 साल पहले ये रिटर्न, इस रिटर्न की उम्मीद ज्यादा थी, तो ये आपको देखना होगा कि ये आप समय के साथ ये बदलता रहता है। और जैसा कोई भी इसको आमतौर पे देखना चाहिए कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 5 साल से कम अवधि के लिए आपको लगाना भी नहीं चाहिए। उसका नुकसान क्या है कि अगर आप कम समय का पैसा लगाते हैं तो जब गिरावट का बाजार का दौर जब आएगा तब आप डर के अपना पैसा निकाल देंगे, और ये बिल्कुल विपरीत होता है जो कि इक्विटी से फायदा करने के लिए होना चाहिए। होता ये है कि हम अच्छे बाजार में लगाते हैं क्योंकि उस समय पैसा लगाना बड़ा आसान होता है, और मामूली गिरावट पे या भारी गिरावट पे हम निकाल लेते हैं, जिससे कि आपका नुकसान होता है और वो आपका नुकसान परमानेंट हो जाता है। वो बने रहने के लिए दोनों चीजें हैं कि आप धीरे धीरे पैसा लगाएं, लंबे समय का पैसा लगाएं, और शुरुआती निवेशक हैं तो आप डरते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में लगाएं, जहां पे
और भी आपका जो रिस्क है और ये जो भारी गिरावट का जो ट्रेंड है उसको आप बीट कर पाते हैं, वो आप उसको मॉडरेट कर पाते हैं। बिल्कुल। माहेश्वरी सर, एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए ये आ रहा है कि क्या इस तरह के फंड्स पे जो हमें रिटर्न मिलते हैं उस पे क्या कोई टैक्स भी लगता है क्या? फंड का आपस में कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर 60% जैसे गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि इक्विटी क्या है, डेट क्या है, एसटीटी बेस है, नॉन एसटीटी बेस। अगर आपका एसटीटी है तो जो लॉन्ग टर्म का रूल्स कैपिटल मार्केट पे एप्लीकेबल है वो यहाँ है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका जो 1 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन है उसके ऊपर अगर टैक्सेबल बन रही है इनकम, तो आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आपका इक्विटी मॉडल है। ये कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं सर। साल के बाद लॉन्ग टर्म होगा और नॉर्मल जैसे टैक्स लगता है बिना लॉन्ग टर्म का जो 10% वाला कंसेशनल टैक्स है वो अवेलेबल नहीं है, वही लगेगा। तो जस्ट एडवांटेज फंड होने में या लार्ज कैप होने में या स्मॉल कैप होने में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन इस बात का है कि प्रीडोमिनेंटली इक्विटी फंड है विद एसटीटी या डेट फंड है विदाउट एसटीटी। चलिए ठीक है सर, समय आज इतना ही है इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ एनसी माहेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।